अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़र रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी। और आज जो हमारे पास टॉपिक है वो होगा, जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों ने कहा था कि सर हमारे पास जो है वो टॉपिक जो है वीडियो के अंदर, एनिमेशन के अंदर हमें शो कर दें। तो इसलिए फिर एनिमेशन का मैंने थोड़ा सा अरेंज किया है, आप लोग भी इसे देख लीजिएगा। तो हमारे पास था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। की बुक पढ़ाना अंदर से। तो आज हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग भी डिस्कस करना है और उसके साथ साथ हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी कम्प्लीटली डिस्कस करना है। तो अभी हम देखते हैं कि हमने जो है वो हमारी डिस्कशन स्टार्ट होती है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो यहाँ से आपके पास एक एनिमेशन है, साथ साथ में मैं इसे एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि हमारे पास इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं। जी, तो ये अभी थोड़ा सा इशू है फिल वक्त। अभी आपके पास ये एनिमेशन भी शो हो रही होगी। थोड़ी ही देर में इस एनिमेशन को जो है वो अपग्रेड हम कर रहे हैं, हमारी टेक्निकल टीम। तो ये अपग्रेड हो चुकी है, आपको नज़र आ रहा होगा। आई थिंक दैट दिस इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको मैं साथ साथ माउस के कर्सर से एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है और किस तरह से वो काम कर रही है। यहाँ पे बेटा जी आप लोग देख सकते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसे थोड़ा सा मैं आगे मूव करके आपको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपके पास सबसे पहले जो है दिस इज द नेजल कैविटी। ठीक है, ये नेजल कैविटी है और इससे नीचे ये जो ब्लू कलर का डॉट है, दिस इज द ऑक्सीजन विच इज मूव फ्रॉम द नेजल कैविटी टुवर्ड द लंग्स। ठीक है, और इसे थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है ट्रैकिया, फेरेंक्स, लैरेंक्स, ये तमाम चीजें यहाँ पे हैं। और साथ ही आपके पास यहाँ पे विंड पाइप स्टार्ट हो जाता है। पीछे की तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया था फूड पाइप है और आगे की तरफ क्या है जी, आपके पास विंड पाइप है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये दो में कन्वर्ट हो रहा है, एक ये पीछे की तरफ को जा रहा है, ये फूड पाइप है जिसे टुवर्ड स्टमक। थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम भी मैं जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी से, ताकि आपको पता चल जाए। और आगे की तरफ क्या है जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की पाइप है जिसे आप कहते हैं विंड पाइप और ट्रैकिया। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह की आप ये देखें, अब इससे आगे जाते जाएं तो ये आपके पास शो हो रहा है दिस इज द पाइप फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू है। जबकि हम बात कर रहे हैं विंड पाइप की, ये हमारे पास जो है एयर पैसेजवे है, हवा के गुजरने का रास्ता है। तो इसमें एयर मूव कर रही है। तो ये एयर जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर के डॉट्स के अंदर, ये एयर मूव कर रही है हमारे नेजल कैविटी से लेकर, तो ये कहां तक जा रही है बेसिकली, ये जा रही है आपके पास टुवर्ड्स लंग्स। और वहां तक जाने के बाद ये जो है आई थिंक दैट के थोड़ा सा इशू है इसे। जी, तो यहाँ पे आप बेटा जी देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको बैक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास जो है थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम आप देख रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ये नेजल कैविटी है और ये नेजल कैविटी जो है इससे ये ब्लू कलर का जो एक डॉट आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली क्या है जी, एयर। ये एयर अब दो जगह को जा सकती है, हमारे पास दो रास्ते हैं। एक ये पीछे आप जहाँ पे मेरा कर्सर है देख सकते हैं, ये आपके पास माउस है जो है विंड पाइप है बेसिकली। और जो आगे की तरफ ये है आपके पास बेसिकली विंड पाइप है जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, और यहाँ पे बेसिकली हमें नजर आ रहा है, हम देख रहे हैं कि ये आपके पास, जी बेटा वालेकुम अस्सलाम, आपके मैसेजेस जो हैं वो भी मुझ तक जो है वो पहुंच रहे हैं। तो तमाम बच्चों को वालेकुम अस्सलाम। सबा है, दानिश है और मोहम्मद उमर, शहजाद और तमाम बच्चे जितने भी हमारे पास लाइव हैं यहाँ पर, वेलकम टू campus.pk। थोड़ा सा इश्यू था तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज क्लियर नाउ, कि ये क्लियर हो चुका है। तो अब हम बात कर रहे हैं आगे। हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसे हम देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। फर्दर हम इसमें जाते हैं कि ये हमारे पास बेसिक रेस्पिरेटरी सिस्टम है।
और इसके अंदर हमारे पास ये एयर पैसेजवे आगे की तरफ है जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, और पीछे की तरफ क्या है जी, विंड पाइप है। बेसिकली विंड पाइप जो है वो क्या है जी, आगे की तरफ विंड पाइप है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, और पीछे की तरफ क्या है जी, फूड पाइप है जिसे हम क्या कहते हैं जी, दिस इज द एसोफेगस। ये एसोफेगस है, ठीक है जी। तो इसमें अब हम बात करते हैं फर्दर, थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा बेटा जी, आपके पास अब ये एयर जो है ये फेरेंक्स से होते हुए, मतलब लैरिंक्स, तो ये फूड पाइप है पीछे की तरफ, फेरेंक्स और लैरिंक्स से होते हुए मूव करेगी टुवर्ड लंग्स। ये आपको नजर आ रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एसोफेगस। ये एसोफेगस है, वो पाइप पीछे की तरफ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज द विंड पाइप एंड एयर इज मूव्ड टुवर्ड। अब दोबारा से देखिए जरा, यहाँ पे आपको विंड पाइप नजर आ रहा है और एयर जो है वो मूव कर रही है दोनों ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स के अंदर। सबसे पहले ये ट्रैकिया में आएगी, फिर ब्रोंकाई में आएगी, फिर ब्रोंक्यूल्स के अंदर आएगी, और एंड पे ये इतनी डिवीजन नहीं होती बल्कि इससे बहुत ज्यादा होती हैं। तो ये आगे जाके एंड पे कहाँ पे, एल्वियोलाई के अंदर मूव कर जाती है। तो एल्वियोलाई इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। जी बेटा, आपका जो है ना थोड़ा सा इश्यू था, अब ठीक हो गया। मेरे पास आपकी जो है वो लाइव चैट भी आ रही 10th क्लास की। तो अभी मैं देख रहा हूँ आप सब बच्चे जो है कंसंट्रेट करें टॉपिक पे। जिस तरह बच्चे कह रहे थे लास्ट टाइम कि सर आप जो है वो कोई एनिमेशन या कोई इस तरह का, तो वही मैंने अरेंज किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एनिमेशन आपको नजर आ रही है, तो उस एनिमेशन पे आप जो है वो देख सकते हैं कि लाइव क्लास जो है हमारी है वो चल रही है। तो अभी आप देखें ये एयर जो है यहाँ से मूव करते हुए, अभी आप बेटा कंसंट्रेट करें टुवर्ड टॉपिक। ये एयर यहाँ से मूव करते हुए जा रही है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और एट द एंड एल्वियोलाई के अंदर हमारे पास एल्वियोलाई है जहां से गैसेस एक्सचेंज होंगी, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही गैसेस एक्सचेंज होती हैं एल्वियोलाई के अंदर। और ये जो पीछे का पोर्शन है थोड़ा सा, इसे हम बोलते हैं एल्वियोलरी डक्ट। यहाँ पे मैं अभी आपको मेंशन करता हूं कि यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ठीक है बेटा, आप लोग अगर अपनी डिस्कशन थोड़ी सी क्लोज कर दें तो आई थिंक दैट दिस इज द बेटर, कि ये थोड़ा सा बेहतर होगा कि आप लोग जो है वो कंसंट्रेट करें टॉपिक के ऊपर। तो लेकिन ये जो एंड पे आती है इसे हम कहते हैं एल्वियोलरी डक्ट, और इसके साथ एक नहीं बहुत सारे एल्वियोलाई लगे होते हैं। अब हम देखते हैं आगे एल्वियोलाई के अंदर किस तरह से गैसेस की ट्रांसपोर्ट होती है। ये बेसिकली ब्लड स्ट्रीम है। अब ये जो ब्लड स्ट्रीम आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या है जी, इसके अंदर बेसिकली आ रहे होते हैं ब्लड स्ट्रीम जो है उसके अंदर हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी जिन्हें हम कहते हैं आरबीसीज, रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल जो है ये अब आगे हमारे पास वो है गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे अब हम देख रहे हैं ये लंग्स हैं और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली, मैकेनिज्म किस तरह से करके ब्रीथिंग जो है वो होती है, टेक प्लेस, हाउ ब्रीथिंग इज टेक प्लेस। ये जो नीचे डायाफ्राम है, ये नीचे आप देख रहे हैं व्हाइट कलर के क्लियर है, दिस इज बेसिकली डायाफ्राम। ये आपके पास लंग्स हैं और इसके ऊपर जो है वो रिब्स होती हैं दोनों तरफ, इधर भी और इस तरफ भी, दरमियान में यहाँ तक जो है वो स्टर्नम होती है नीचे तक, और उससे एंड पे जो है आगे थोड़ा सा आप जाएं तो वो दो होती हैं आपके पास फ्लोटिंग रिब्स, लास्ट में मैंने आपको बताया था। अब इससे आगे हम मूव करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग किस तरह से टेक प्लेस है। ये लंग कम होते हैं और फिर ये बढ़ जाते हैं। आप इसे जरा गौर से देखिएगा, इनकी मूवमेंट होती है बिल्कुल से चेस्ट कैविटी, जिसे आप थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी कहती हैं, उनमें गैसेस भरती हैं और उसके बाद वापस जाती हैं। अब ये तो ऑक्सीजन एंटर होने का था और यहां से ये गैसेस वापस जा रही हैं, मीन दैट ये गैस कौन सी है, दिस इज द बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हिच इज एक्सपोर्ट आउट ऑफ द बॉडी। ये हमारे पास ऑक्सीजन एंटर हुई और ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई। बेसिकली दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। उसमें हमारा जो डायाफ्राम है बेसिकली ये इन्वॉल्व होता है। लंग्स जो है वो बेसिकली मूव कर रहे होते हैं नीचे की तरफ से ज्यादा, नो डाउट कि ऊपर से भी इसका इफेक्ट होता है। अगर आप थोड़ा सा दोबारा से देखें इसे, ये नेजल कैविटी आपको नजर आ रही है, यहां से मूव करके एयर जाएगी और एयर जाते ही यहाँ पे आपके पास फेरेंक्स आ गया और फेरेंक्स से आगे एसोफेगस। जी बेटा वालेकुम सलाम सना। सर राइट, लंग्स हैव नॉट 3 लोब्स, ठीक है बेटा बिल्कुल। तो ये यहाँ पे आपके पास पीछे जो छोटा सा कटा हुआ नजर आ रहा है बेसिकली ये क्या है जी, आपका फूड पाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तकरीबन आपको नजर आ रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम है और ये डायाफ्राम है नीचे की तरफ, और किस तरह से गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती हैं।
ये आपने अभी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है वो देखा है। अभी एक थोड़ा सा आप और देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास एक है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे भी अगर आप थोड़ा सा देखें तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सिस्टम जो है एक दूसरे के साथ लिंक हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ लिंक हैं। अगर हम देखें कि इसके अंदर ये किस तरह से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि फूड पाइप बेसिकली हमारे पास जो है वो नीचे की तरफ है, नेजल कैविटी जो है वो ऊपर की तरफ है। यहाँ से हम अगर कुछ नेजल कैविटी ये ऊपर की तरफ है, और ये वाला फूड पाइप है, फूड यहाँ से स्टार्ट होती है, और यहाँ पे ये बेसिकली दिस इज द एपिग्लॉटिस। अभी हम इसकी देखते हैं एनिमेशन कि किस तरह से ये वर्किंग करता है। फंक्शन ऑफ डायफ्राम ये होता है, डायफ्राम बेसिकली थिक मस्कुलर लेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ लंग्स गैसेस एक्सचेंज, ठीक है, तो ये उसके लिए होती है। देखिएगा ये फूड बेसिकली जा रही है। आप थोड़ा सा इसे मैं दोबारा से रिवर्स कर रहा हूँ, दोबारा से देखिएगा, कोई भी फूड आप खाते हैं तो उस फूड को फूड पाइप के अंदर एंटर होते ही ये देखिएगा, जैसे ही ये नीचे होता है तो ये इधर से क्लोज हो जाता है। दोबारा से जरा देखें, आई थिंक दैट कि आप शायद मिस कर दिया हो, बड़ी तेजी के साथ गुजर गया है। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगा बिल्कुल। ये जो है ये क्लोज हो रहा है, इसका मतलब ये एपिग्लॉटिस है, ये विंड पाइप को क्लोज कर रहा है, जबकि जो हमारे पास दूसरा पाइप है वो ओपन है, जिसे हम एसोफेगस कहते हैं। ये एसोफेगस एनलार्ज होता जाता है। ये फिर आपके पास लिवर है, और इसके पीछे की तरफ नीचे बिल्कुल स्टमक स्टार्ट हो जाता है। स्टमक में फिर आपके पास थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं डाइजेस्टिव सिस्टम का भी। स्टमक में आपके पास डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो क्या करते हैं बेसिकली, दीज आर फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। ये फूड को जो है वो डाइजेस्ट करते हैं, जिस तरह येलो कलर में आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद ये फूड मूव कर जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, और इस तरह से ये फूड आगे की तरफ मूव कर जाती है। लीजिए अब हम इसे दोबारा से जरा देखते हैं। यहाँ पे सॉफ्ट पेल्ट है, बक्कल कैविटी, ऑरल कैविटी यहाँ पे, और ये एसोफेगस है जो जिसके साथ से मूव कर रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट आपको स्टमक आ जाता है। स्टमक में डाइजेशन होगी। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, दरमियान में स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी लेंथ ज्यादा होती है। और हाँ, ये आप देखिएगा यहाँ पे ये जो छोटी सी एक आपको नजर आ रही है, दिस इज द अपेंडिक्स। ये छोटी सी लार्ज इंटेस्टाइन के एंड पे एक छोटी सी आउट गोइंग स्ट्रक्चर है, दिस इज एसोफेगस, ठीक है जी। तो इसके बाद रेक्टम और एनएस इस डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। तो अब इससे हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, तो देखते हैं कि हमारे पास इस वीडियो के अंदर और क्या क्या चीजें इस एनिमेशन के अंदर। तो देखिएगा, सबसे पहले ये ग्लैंड हमारे पास, ये बेसिकली 4 ग्लैंड है जो हमारी ओरल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं, और ये सारे पार्ट्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। माउथ एंड बक्कल कैविटी, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं ये फर्दर डिस्कशन है। अभी हमें इसकी कोई बहुत ज्यादा जिससे जो है ना वो जरूरत इसकी नहीं है। अभी हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की, तो उसी की तरफ हम चलते हैं। तो आज हमारे पास जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है उसके अंदर हमारे पास जो चीज है उसे हम देखते हैं जी। ये देखिएगा बेटा, ये हमारे पास रेस्पिरेशन की एक और डायग्राम है छोटी सी, इसे देखिएगा जी। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, फंक्शन, कंपोनेंट्स, हाउ इट वर्क, ये सारे इसके पार्ट्स हैं। सबसे पहले एयर इन एंड आउट, ठीक है। और आपको थोड़ा सा बताते चले, कफ जो खांसी आती है वो क्या है और किस तरह से होती है। जब बेसिकली कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल एंटर होता है, ऑर्गन बेटा कोई भी नहीं इन्वॉल्व होता है, बेसिकली दिस इज द रिफ्लेक्स ऑफ फूड। जब हम फूड खाना शुरू करते हैं तो वो रिफ्लेक्स इस तरह का होता है कि वो फौरन से जो है ना मूव कर जाता है, एपिग्लॉटिस जो उसे क्लोज कर देता है, ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, नेजल कैविटी है, नोज है, ओरल कैविटी है, टंग है, फेरेंक्स नीचे की तरफ, इधर फेरेंक्स है, फिर लेरेंक्स नीचे होता है इसके, जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। उसके बाद ये विंड पाइप है जो व्हाइट कलर में नजर आ रहा है, ट्रैकिया इसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पीछे की तरफ एसोफेगस है, और ये इस तरह से ब्रेन बेटा पूरी बॉडी को मैसेज सेंड कर रहा होता है। एपिग्लॉटिस मूव इटसेल्फ, बिल्कुल एपिग्लॉटिस खुद ब खुद मूव करता है। इसके बाद एपिग्लॉटिस वो स्ट्रक्चर इस तरह का कि हवा उसको मूव नहीं करवा पाते, जबकि जो है आपके पास फूड है वो मूव कर देती है, ठीक है। तो इससे आगे हम देखते हैं, इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर
ये आपके पास दो लंग्स हैं और ये दीज आर ब्रोंकाई एंड आपको यहाँ पे एक रेड कलर और ब्लू कलर में वेन्स और आर्टरीज नजर आ रही हैं। ये बेसिकली पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये दो में ये ऑक्सीजन एंटर हो रही है। हम ऑक्सीजन को मुंह से भी ले सकते हैं, ठीक है, नेजल कैविटी से भी हम एंटर कर सकते हैं। ये दोनों ही पैसेजवे इसके हैं, पॉसिबल हैं। लेकिन जो नेजल कैविटी है वो बेसिकली एक है, ये आप अब इसमें व्हाइट कलर का देख रहे हैं, दिस इज द एपिग्लॉटिस। जैसे ही फूड आएगी ये फौरन फूड के प्रेशर की वजह से यहाँ पे एंटर हो जाएगा। जब ये यहाँ पे एंटर होगा तो ये फूड इसे क्लोज कर देगा। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये एपिग्लॉटिस का फंक्शन है। जैसे ही आप फूड खाते हैं तो फूड की वजह से, फूड के प्रेशर की वजह से ये क्लोज हो जाता है। हवा जब किसे क्लोज नहीं कर पाती, ठीक है, तो ये फूड जो है वो एसोफेगस में चला जाता है, जिसकी वजह से वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एड अप नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये दोबारा से देख सकते हैं कि जैसे ही फूड एंटर होती है, ये एयर है, एयर पैसेजवे, और जिस तरह ही फूड आती है, फूड जो है वो उसको मूव कर देती है। फूड के गुजरने के बाद फिर से फौरन दोबारा अपनी जगह पे आ जाता है। तो ये बेसिकली मैकेनिज्म है एसोफेगस और उसका जो है लिंक होता है हमारी ओरल कैविटी के साथ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये एपिग्लॉटिस है, ये एसोफेगस है, ये बेसिकली इन दोनों की क्लोजिंग का काम कर रहा है। एक को क्लोज करता है फिर दूसरे को क्लोज करता है। तो एयर जो है वो एंटर हो जाती है हमारी लंग्स के अंदर और चली जाती है जी हमारे एल्वेलाई के अंदर, जहां पे आर्टरीज और वेन्स मौजूद हैं। ये आर्टरी जो है इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और यहां से ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, ब्लड के अंदर आ जाती है। देखिएगा आप, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ गई है, ऑक्सीजन इज ट्रांसफर टू द रेड ब्लड सेल, और ये इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। जबकि बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो बाहर आ जाती हैं चीजें, ठीक है। इसके बाद हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में अगर आप देखें तो लंग्स का ये डायाफ्राम है नीचे, ये नीचे की तरफ हो जाता है, लेस डोम शेप एंड मोर डोम शेप। तो इस तरह से मूव कर रहा होता है अप एंड डाउन। तो अब फिर आगे उसकी डिजीज हैं, अभी उसका हमें इतना कोई एक्स्ट्रा वो अभी नहीं चाहिए। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के लिए हमारे पास एक छोटी सी और है एनिमेशन है, इसे हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम किस तरह से बात करते हैं। ये बेसिकली एयर इन एंड आउट आप देख सकते हैं, एरो के साथ बनाया हुआ है कि एयर इन एंड एयर आउट, ठीक है जी। तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं इसे। तो ये एयर इन और आउट जो हो रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर का मैकेनिज्म फॉलो होता है बेसिकली, कि जब लो प्रेशर होता है हमारे लंग्स के अंदर, बेसिकली लंग्स में जब प्रेशर कम होता है तो एयर एंटर हो जाती है, हवा, ठीक है, और जब प्रेशर पूरा हो जाता है तब एयर बाहर आ जाती है। तो ड्यूरिंग दिस मैकेनिज्म हमारे लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ना वो चलता रहता है, ठीक है जी। इससे हम आगे बात करते हैं, थोड़ी सी इतना डीप हमारे पास ये टॉपिक नहीं है। हाँ जी बेटा, कभी भी चांस है कि फूड जो है ना वो एयर पाइप में चली जाए, लेकिन उसकी पता क्या बात होती है, ये हमने खुद फाइंड आउट करना होता है। खाना खाते हुए जब तक आप बोलते नहीं है ना, देखें, जब तक आप रेस्पिरेटरी पाथवे को स्मूथ नहीं करते खाना खाते हुए, जब आप उसे यूज करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को खाना खाते हुए, तब रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो जहां पे आपके पास है एपिग्लॉटिस, वहां पे बेसिकली कोलैप्स होते हैं और वहां से फिर जो है वो मूव कर जाते हैं फूड जो है विंड पाइप में। तो इसके रिफ्लेक्स ये होते हैं, अगर एक भी फूड का पार्टिकल आपके लंग्स के अंदर चला जाएगा तो वहां पे वो डैमेज करेगा और इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। डायाफ्राम में पेन बेसिकली फील हो सकती है, लेकिन उसकी इंजरी पॉसिबल नहीं है ना। डायाफ्राम बॉडी के आउटसाइड नहीं है, बॉडी की लाइनिंग के साथ नहीं है, डायाफ्राम बेसिकली इनसाइड है, ठीक है। विंड पाइप में फूड चला जाए, बेटा ये तो बहुत गलत बात है सारा। विंड पाइप में फूड नहीं जाना है। विंड पाइप में अक्सर जाता है लेकिन आपको पता नहीं चलता, वो होता है इस तरह बेसिकली, जैसे ही विंड पाइप में फूड जाता है ना तो फौरन से आपको कफ, खांसी और नाक से पानी आना शुरू हो जाता है और कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसलिए
आपको फौरन से वो रिफ्लेक्स आते हैं, वो चीज एक्सेप्ट स्टमक फूड के लिए बना ही नहीं है, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि आप जो है फूड लंग्स के पाइप में, विंड पाइप में ले जाएं, तो इसलिए फौरन से ही वो वापस जो है वो आना शुरू हो जाती है फूड। ठीक है जी, तो ठीक है जी, आपके मैसेज भी मैं देख रहा हूँ, साथ साथ कुछ टाइम भी हमारे पास अब थोड़ा ही है। बिल्कुल बेटा, आप बायो या किसी भी चीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है तो मीरब आप कर सकते हैं। मोहम्मद ज़ारा, देन यू हैव प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम होगा। फरहान, अच्छा जी, मैं असल में आपके साथ साथ मैसेज भी देख रहा हूँ। तो आप देखें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में बेसिकली आपके पास क्या है कि एक ये लंग्स के अंदर प्रेशर कम और ज्यादा जब होता है, P1 क्या है जी, 0 है। इंटर पल्मोनरी प्रेशर, पल्मोनरी बेसिकली यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं, इसके अंदर जो प्रेशर है दिस इज द पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ हाइट एट सी लेवल, ये आपको पता है। अब इस वजह से इसके अंदर ऑक्सीजन एड अप हो जाए। ये आपको जो ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं दिस इज द प्लूरल कैविटी और प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये दो होती हैं, आपको लास्ट में पढ़ा था, ठीक है। तो इसके साथ ही प्लूरल मेम्ब्रेन में यहाँ पे प्रेशर कम होता है तो फौरन से एयर एंटर हो जाती है हमारे लंग्स के अंदर, तो यहाँ पे प्रेशर कम है बेसिकली जो आपको ये साइन शो कर रहा है, तो फौरन से क्या होता है कि जी हमारे इस सिस्टम के अंदर एयर एंटर हो जाती है, तो ये बड़ा हो जाता है बेसिकली। ये आप देख रहे हैं हमारे चेस्ट कैविटी और डायाफ्राम, ये इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम बेसिकली ना, चेस्ट कैविटी में इंटरकोस्टल मसल्स ही आ जाते हैं और नीचे डायाफ्राम, ये जो रेड कलर की थिक शीट आपको नजर आ रही है ये डायाफ्राम है, और ये डैमेज नहीं होती, बहुत कम है क्योंकि ये बॉडी के अंदर है, इनसाइड ऑफ द बॉडी। इसकी मूवमेंट से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काम कर रहा होता है, ठीक है जी। तो इसके बाद तो अब हम देख रहे हैं इस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में, तो ये एयर इस तरह से करके मूव कर रही होती है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये दोनों मेथड हमारे चल रहे होते हैं। आप देख रहे हैं कि लंग्स कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं और रिलैक्स भी होते हैं, दोनों ही इसके अंदर फंक्शन चल रहे हैं। एक दफा ये जिस तरह आप जब सांस लेते हैं आप चेस्ट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, चेस्ट बढ़ जाता है, चेस्ट साइज बढ़ जाता है, उसकी रीजन यही है कि हमारे लंग्स के अंदर एयर फिलअप हो जाती है और एयर की वजह से हमारे चेस्ट का साइज जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये फिर आगे कुछ डिजीज के बारे में है जिसे हम फिल वक्त डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही जाते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और ओरल कैविटी की हमारी डिस्कशन थी, तो अब आपसे कुछ क्वेश्चन भी ले लेते हैं और साथ साथ देखते हैं कि आपका क्या समझ आया है आपको। तो ले जी, अभी आप ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ही देख रहे हैं, तो फिल वक्त हमारे पास कोई 5-6 मिनट टाइम है, तो इसमें आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं और मुझसे जो भी कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ है इस तरह से वो पूछ सकते हैं। बुक दो यार, बुक, टेक्स्ट बुक इधर से, इधर इधर पड़ेगा। तो अभी इसकी रीडिंग भी हम कर लेते हैं, कुछ टाइम है हमारे पास, तो आपसे क्वेश्चन वगैरह भी कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। तो अच्छा, आपने चाय पीनी है, रिहाब ने है, मुबशर और ठीक है आयशा, ठीक है, आपकी अपनी डिस्कशन है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन अगर है तो वो आप करें मुझसे, ताकि पता चले कि आप लोग क्या सीख रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, या बिल्कुल मेरी तरह वेले ही बैठे हैं, बिल्कुल आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो कुछ टाइम है, फिल वक्त आप इसे डिस्कस करें और इसे रीड आउट करें, और इधर से मैं भी देखता हूँ, तो आप फिर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। होपफुली आपको अगर समझ आ गई है, कोई इशू नहीं है, तो आप मुझे क्लियर का मैसेज करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें जल्दी से, फिर हम इसे रीड भी करते हैं, और रीड करने के साथ साथ आपको मैं जो क्वेश्चन भी पॉसिबल है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे भी आपने लाजमी तौर पर करना है। अगर हाँ जी, क्वेश्चन आ गए सर, अगर हॉट चीज खाएं तो हमारे एसोफेगस, बेटा आपकी ओरल कैविटी जो है, बकल कैविटी जिसमें आप खाते हैं वही डैमेज होगी, मुंह जल जाएगा, एसोफेगस तक जाना तो दूर की बात है ना। अगर आप एसोफेगस तक ले जाते हैं तो ऑब्वियसली एसोफेगस भी डैमेज होगा, ठीक है।
बोर्ड पर दोबारा पढ़ेंगे तो प्लीज आप एक बार। बट आप लोगों ने जैसे कहा था मैंने वैसे ही किया। आप लोगों ने कहा एनिमेशन, मैंने कहा एनिमेशन पे आ जाओ। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को इजी लगे मैं वैसे, आई थिंक दैट बोर्ड पे जो है ना वो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, जहां तक मेरा आइडिया है। ठीक है, तो लेकिन मतलब ठीक है, आप मुझे बताएं। हाँ, मैं अब रीडिंग इसकी कर लेते हैं, क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। बेटा कल आपका टेस्ट होगा और आपका ये टेस्ट जो होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से पहले पहले। ठीक है, पेज नंबर 6 तक आपका टेस्ट होगा। मंडे को और थर्सडे को आपका टेस्ट हुआ करेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि आपका टेस्ट भी स्टार्ट हो गए हैं। जैसा कि कल से भी आपके टेस्ट हो रहे हैं, तो नेक्स्ट भी आपके टेस्ट होंगे फर्दर इसी तरह। तो आपने जो है मुझसे डिस्कस भी करते रहना है। ले जी, हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द गैस, पेज नंबर 7 पे आ जाएंगे। लेड पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, उसे आप मार्क कर लिया करें। तो फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द गैसेस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीथिंग। देयर आर टू फेजेस ऑफ ब्रीथिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। टेस्ट बेटा कल होगा आपका टेस्ट। ठीक है, वही करेंगे। इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, हमारे पास अब दो चीजें आ जाती हैं। इंस्पायरेशन के एयर का एड अप होना, ठीक है। इनहेलेशन का भी यही मतलब है। दीज बोथ आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर। मेरा टेस्ट आपको शेड्यूल बता दिया गया है। तो माउथ अल्सर हो जाता है। माउथ अल्सर जो है ना, माउथ अल्सर भी है बेसिकली। ज्यादातर अल्सर जो है ना स्टमक के अंदर होता है, लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा इसके चांसेस जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक में होते हैं। इसके अलावा अल्सर कहीं भी हो सकता है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो ले जी, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द रिब आर राइज्ड एट द सेम टाइम द डोम शेप। अब डोम कहते हैं गुंबद नुमा, जिस तरह इस तरह करके नहीं शेप होती गुंबद नुमा, इस तरह डोम शेप गुंबद नुमा। और अब इंटरकोस्टल मसल ऊपर की तरफ जब होते हैं ना, गुंबद नुमा होते हैं, तो हमारे लंग्स का जो एरिया है वो कम हो जाता है, तो उनमें से एयर निकल जाती है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स लोअर्ड। और डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और ठीक है लोअर्ड हो जाता है। इंस्पायरेशन, ठीक है। दिस मूवमेंट इंसर्ट द एरिया ऑफ द थोरेसिक कैविटी, इंक्रीज द एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी। ये थोरेसिक कैविटी मतलब चेस्ट कैविटी जो है उसका एरिया जो है वो ज्यादा कर देते हैं। ठीक है जी, आपका मेरे पास सजेशन आ गया। बोर्ड पे बैठ रहे, हर टीचर का ना अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और अपना अपना मेथड होता है अंडरस्टैंड करवाने का। मेरे ख्याल में जिस तरह का मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ ना, मैं खुद इन्वॉल्व हो जाता हूँ। ये आपका जी विंड पाइप है और यहाँ पे ये ऑर्गन है, यहाँ पे ये, क्योंकि हम बड़ी बायोलॉजी रहे हैं और मैं आपके सामने होता हूँ, इसलिए आई थिंक दैट के वहां पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देख सकते हैं, वो आप खुद से भी देख सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा डायग्राम समझ नहीं आती तो मुझे बताया करें ना बेटा, डायग्राम को मजीद इम्प्रूव कर लेते हैं और इसे मेंशन भी कर लेंगे, इसे मार्क भी कर लिया करेंगे। एमसीक्यूज का टेस्ट होगा बेटा। ठीक है, शेड्यूल आपको जो है ना अपलोड कर दिया गया है या कर दिया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, जो बायो का टेस्ट है वो मंडे को और थर्सडे को होगा। ठीक है, तो शेड्यूल बेटा आप लोग मैक्सिमम 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, जो प्रीवियस स्टूडेंट है, आप लोगों को कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप लोग क्लियर करें कि आपको पता होना चाहिए। लेकिन द मूवमेंट इंक्रीज द एरिया ऑफ द थोरेसिक कैविटी विच रिड्यूस द प्रेजेंस ऑफ प्रेशर ऑन लंग्स, कि ये लंग्स के अंदर प्रेशर जो है उसको कर देता है। thoracic which reduce the pressure on the lungs. As a rest the lungs expand and the air pressure within them also decrease. इसके नतीजे में लंग्स के अंदर एक्सपैंड हो जाते हैं और एयर प्रेशर विद इन देम आल्सो डिक्रीज, उसके अंदर हवा का प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से बाहर से हवा एंटर हो जाती है। अब हमारा जो है ना सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये अंदर से हवा खींचता है, अंदर से ये बाहर को भेजता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जी बेटा बिल्कुल, इसे हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं।
उनकी मूवमेंट हमारी थोरेसिक कैविटी ये देखें इस तरह बढ़ा देती है या कम कर देती है। दिस इज द एक्टिविटी ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है बेटा, सिर्फ एमसीक्यूज होंगे जिस तरह पहले होते थे। ठीक है, अभी देखें जरा जल्दी से। द एयर फ्रॉम आउटसाइड रन्स इनटू द लंग्स एंड इक्वलाइज द प्रेशर ऑन द बोथ साइड। प्रेशर को इक्वलाइज करते हैं दोनों साइड पे, लंग्स के अंदर एयर जो है वो एड अप हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है जी एक्सपायरेशन एंड एक्सलेशन। ठीक है, एक्सपायरेशन और एक्सलेशन की हम बात अगर करें तो हमारे पास बात बनती है आगे एक्सपायरेशन और एक्सलेशन आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स। अभी बेटा मैं आपको क्वेश्चन नहीं ले रहा, अभी हम रीडिंग कर रहे हैं। तो बहरहाल आपकी वो कौमी राय इत्तेफाक होगी, सारे जिस तरह कहेंगे वैसे कर लेंगे। तो अब तो लेक्चर जरा सुन लेना, कोई बात नहीं, 1 मिनट है। आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट। एक्सपेल करें धकेल दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। इन एक्सलेशन द रिब मसल रिलैक्स। आपको एक मेथड मैकेनिज्म पता चल गया ना, दूसरा आ जाएगा। उर्दू में आपको बता देता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले क्या होता है, जब एयर हमने अंदर ले जानी है, इनहेलेशन कैसे होगा जी, रीडिंग अब आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, जस्ट आप समझ लें बस। आपको इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं ना, वो इस तरह रिलैक्स हो जाते हैं। जब बड़े होते हैं तो ये कैविटी बढ़ जाती है। नीचे से जो डायाफ्राम है वो भी आपको जगह दे देता है, नीचे को हो जाता है, जगह दे देता है। तो लंग्स उसके साथ जुड़े होते हैं। जब इधर से भी बढ़ता है, नीचे से भी बढ़ती है जगह, तो क्या होता है, हमारे लंग्स जो है वो फैल जाते हैं। उसके अंदर लंग्स के अंदर जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हवा अंदर चली जाती है। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, रिब्स मसल जो है इंटरकोस्टल मसल ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये तो चेस्ट कैविटी नीचे की तरफ हो जाती है। और नीचे से जो हमारा डायाफ्राम है, नीचे जो मसल्स हैं, ठीक है, तो वो भी इसको ऊपर की तरफ करते हैं ताकि जो है वो प्रेशर बाहर निकाला जाए, एयर को बाहर निकाला जाए। तो एयर इस तरह से बाहर आ जाती है, इसे एक्सलेशन बोलते हैं। ठीक है, the diaphragm muscles also relax and it gets its raised dome shape. This reduce the space in the chest cavity and increase the pressure on the lung. The lungs contract and the air is expelled out of them. हवा इस तरह की तरीके से बाहर। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन यहाँ कंप्लीट हो गया आपका। आगे कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग टाइम 16 to 20 है, ठीक है, पर मिनट, और इससे कम ज्यादा होता रहता है। अगर आप बहुत स्लो हैं, ब्लड प्रेशर लो है, रेस्ट कंडीशन में से कम भी हो सकता है। अगर आप गेम खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसमें ये ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो उसमें जो ब्रीथिंग रेट आपका 30 to 40 टाइम पर मिनट हो सकता है। ठीक है, अब लास्ट पैराग्राफ आप लोगों ने खुद रीड करना है। कल हम इसके क्वेश्चन इंशाल्लाह लेंगे लास्ट पैराग्राफ के। तो कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।